यमन ने कल रात और आज सुबह के बीच 4 हमले किए हैं, 3 इजराइल पे और एक अमेरिका के जो आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर है प्रेसिडेंट ट्रूमैन के नाम पे, वो जो अभी भी लाल सागर में बना हुआ है, उस पे बड़ी घटना है ये। इसके अभी तक इसका विश्लेषण हो रहा है, क्योंकि जो 3 टारगेट्स इजराइल पे मारे उसमें से तेल अवीव, उसके बाद हाइफा और एश्कलोन, और इसमें एक मिलिट्री बेस इजराइल का हिट हुआ है और उससे नुकसान भी हुआ है। इसी को लेके देखिए, जो कल जिस तरीके से जो अल फुंदूक में और उसको कुछ लोग किदुमुम भी कहते हैं, दोनों गांव हैं आसपास के, जो कलकेलिया में मैंने आपको बताया था जो शूटिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें वीआईपी बस, जो इजरायली वीआईपी बस को कलकलिया वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने गोली चला दी थी, उसमें 3 इजरायली सेटलर्स वीआईपी मारे गए, बाकी घायल हो गए। उसके बाद इजराइल जैसे पागल सा हो गया, मतलब ऐसी ऐसी वही सब बातें 7 अक्टूबर के बाद वाली कि ये कर दो, वेस्ट बैंक को भी गाजा बना दो, इसको ये कर दो। अरे गाजा क्या बना दो? गाजा में तुम हार रहे हो, तो वेस्ट बैंक को गाजा बना दो का मतलब जानते हो कि वेस्ट बैंक में भी हारने लगो कि जो शुरू हो गया है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हेकड़ी निकल गई है, महमूद अब्बास की, वो 2 कौड़ी का बुढ़ा, उसकी हेकड़ी निकल गई है। उसको अब क्या कहें, मतलब बताइए आप ऐसे लोगों को जो अपने लोगों पे गोली चलाता है। इसको तो पब्लिकली फांसी होनी चाहिए रमल्ला में, जैसे जुलानी को पब्लिकली फांसी होनी चाहिए सीरिया में। यह जो देखिए पूरी बात है, ये हम लोग एक नए स्तर पे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस भी महसूस कर रहा है, क्योंकि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का देखिए आज 7 जनवरी 2024 है, और कल शाम से ही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बयान आ रहे हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने सारी रेड लाइंस क्रॉस कर दी है। दे हैव क्रॉस्ड ऑल रेड लाइंस, सारी लाल रेखाएं उन्होंने पार कर ली हैं, लक्ष्मण रेखाएं। और अब एक ही रास्ता है कि उनको हम अपनी ताकत दिखाएं, और ताकत दिखाने की बात जो है 2007 याद करिए, जब गाजा में भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी और जब हमास चुनाव जीत गया था, यानी प्रेसिडेंट का चुनाव महमूद अब्बास जीते थे 2005 में, उसके बाद 2006 में गाजा जो 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 पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, जो नेशनल असेंबली थी, उसका चुनाव हमास जीत गया था और इस्माइल हानिया प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए थे। उसके बाद इसने यही महमूद अब्बास ने उनको रिकग्नाइज करने से मना किया, उनको डिसमिस कर दिया। उसके बाद जंग छिड़ गई गाजा में, क्योंकि उस समय गाजा में भी पैलेस्टीन अथॉरिटी थी, सब एक ही थे, मतलब पैलेस्टीन अथॉरिटी, और उसमें यह था कि भाई अलग अलग पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन फतेह जो पार्टी इनकी महमूद अब्बास की, वो हार गए 2007 को चुनाव। उसके बाद खूनी संघर्ष हुआ और हमास अचीव्ड ए सरप्राइजिंग विक्ट्री है। मतलब आप हमास को देखिए, 2006 में उसका वो जो उसने इलेक्शन में हराया, सबसे ज्यादा वोट लाके, सबसे ज्यादा सीट लाके, और उसको भी कहा गया सरप्राइजिंग हमास विक्ट्री। और उसके बाद 2007 में जब गोली चली, जब पैलेस्टीन अथॉरिटी और हमास के बीच गोली चली, उसमें भी हमास जीता, उसको भी वेस्ट ने कहा सरप्राइजिंग विक्ट्री। ये हमेशा हर चीज को सरप्राइजिंग विक्ट्री कहते हैं, और आज जो यमन ने किया उसको भी इन्होंने बड़ा सरप्राइजिंग डेवलपमेंट कह दिया कि जो लगातार 4 हमले, आप बताइए ये संभव है क्या? ये कोई देश, किसी देश ने किया है? सोवियत यूनियन की इतनी लंबी लड़ाई रही है अमेरिका से, आज चाइना को अमेरिका नंबर 1 अपना दुश्मन मानता है, लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई की बात आ रही है तो यमन सामने आ रहा है। और यमन जो है वो, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएसएसआर उस समय लड़ रहा था अमेरिका से, बड़ा अच्छा लड़ा, जब तक वो अंदर से उदारवाद का शिकार नहीं हो गया और बिखर गया। चाइना अभी तक एक अपने को मजबूत भी कर रहा है आर्थिक रूप से, सोवियत यूनियन की गलतियां नहीं दोहरा रहा है, अपने यहाँ के उदारवाद को उसने भी दबाया, और वो मजबूती के साथ अमेरिका के खिलाफ खड़ा, और अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर अमेरिका और चाइना में होगी। लेकिन जो बीच में अमेरिका को कमजोर कर रहा है, जो वेस्ट एशिया, जिसको अमेरिका मिडिल ईस्ट कहता है, जो कि कॉलोनियल टर्म है, जो वेस्ट एशिया जो है, ये अमेरिका को कमजोर कर रहा है। चाइना को इस पे, चाइना भी इस पे ध्यान दे रहा है, रशिया भी इस पे ध्यान दे रहा है, सीरिया के धक्के के बावजूद सब लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। और यमन जिस तरह से उभरा है, क्योंकि यमन ने, आप देखिए कि ट्रूमैन जो आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर 3 वापस हो चुके हैं, लिंकन वापस हो चुका है, आइजनहावर वापस हो चुका है, रूजवेल्ट वापस हो चुका है, तीनों अमेरिका के प्रूव प्रेसिडेंट्स के नाम। और अभी जो आखिरी है वो भी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, जिसके जब वो काबिज था, जब इसराइल बना 1948 में, उसने सपोर्ट किया इसराइल को। तो हैरी ट्रूमैन के नाम से जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना है, उसको भी लगातार मार रहा है यमन। किसी भी दिन वो वापस हो सकता है। और इसराइल की तो देखिए 3 स्ट्राइक्स,
एश्केलॉन में और तेल अवीव में और हाइफा में। तो ये जो एक क्वालिटेटिव लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ देखिए जो अमेरिका की स्थिति है, अमेरिका जो है सॉरी जो हमास की स्थिति है, हमास जो है वो देखिए उसने आज वीडियोस भी रिलीज किए पिछले हमलों के, जो उसने वेस्ट बैंक में किया और गाजा में किया। गाजा के एक हमले का तो वीडियो बड़ा जबरदस्त था, और आज फिर गाजा में उसने 2 बड़े कमांडर आईडीएफ के मार दिए। ये चुन चुन के मारे हैं। मतलब आज जो हुआ है उसमें जो एक सबसे जो चौंका देने वाली बात है कि इजराइल कह रहा है कि गाजा में जो मल्टी प्रोंग लड़ाई है, मतलब नॉर्थ गाजा में जबलिया के आसपास जहां नरसंहार भी हो रहा है, वहां पर जो मल्टी डायमेंशनल लड़ाई है उसमें हमास सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, और उसके साथ साथ जो उसने ऑफिसर्स को टारगेट करना शुरू किया है, इससे बहुत डिमोरलाइजेशन है। क्योंकि देखिए सोल्जर मान लीजिए मारा जाए वो एक बात होती है, जब ऑफिसर्स मारे जाए, अब खासतौर पे इनमें, अब यहां पर जो रेजिस्टेंस में उल्टी बात है, रेजिस्टेंस में अगर उनके बड़े नेता मार भी दिए जाते हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए, यहया सिनवार शहीद हो गए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन देखिए लड़ाके लड़ते रहे, क्योंकि उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी है। रेजिस्टेंस में कभी भी लीडर का उतना महत्व नहीं होता है, वहां पूरे कॉज का महत्व होता है, पूरे मकसद का महत्व होता है। और लेकिन जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल आर्मीज हैं उनमें लीडर्स का मतलब होता है, और अगर आपने उनको ट्रेन नहीं किया है तो फिर वो वैसे ही करेंगे जैसे अगर आपके कमांडर्स मारेंगे, तो फिर सैनिक जाएगा नहीं, क्योंकि कमांडर्स जब हट जाते हैं तो सैनिक नहीं जाते हैं लड़ने के लिए। और ये देखिए बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो अब देखिए हम आते हैं आज की खबरों पे, इसको आप अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। 10,000 सब्सक्राइबर्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप जरूर से 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करिए। और जो मैं एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर के जो उस पे जो कार्मेगेडॉन उसने गाना बनाया है उस पर मैं कल शॉर्ट डालूंगा, आज मैं नहीं डाल पाया। शॉर्ट्स देखिए 3 मिनट के हो गए, तो मैं उससे काफी कुछ खबरें दिन में भी पहुंचाने की ये कोशिश करूंगा, जैसे हुई हैं। जैसे मान लीजिए बड़ी घटनाएं 4-5 हो गई, उनको मिला के हमने एक 3 मिनट का बना के शॉर्ट में डाल दिया। तो इसलिए आप लोग दिन भर चौकन्ने रहिए कि हमारा वीडियो कल से चौकन्ने रहिए कि वो कभी भी आ सकता है, शॉर्ट्स के रूप में या रेगुलर वीडियो के रूप में। उसके बाद देखिए आज एक फोटो वायरल हुई जिसमें नेतन्याहू का लड़का यार, ये एक मायामी बीच पे, अमेरिका की बड़ी खूबसूरत बीच है, वहां पर ऐश कर रहा है, और उसके नीचे ये हमास ने पिक्चर वायरल की, उसके नीचे हमास ने वो डाल दिया कि जो होस्टेजेस हैं वो कैसे उनको गुफाओं में और टनल्स में रहना पड़ रहा है। इसको लेके इजराइल में बड़ी चर्चा हुई, बड़ी भद्दी हुई। उसके बाद देखिए जो 2 लोग मारे गए जो हमास ने मारे, कैप्टन ईटान शिकनाजी 24 साल का, नहाल ब्रिगेड का। उसके बाद जो दूसरा है मेजर डिविर जोआन रेवा, ये भी नहाल ब्रिगेड का। अब आप देखिए ये जो 2 लोग हैं, एक कैप्टन है और एक मेजर है। मैं यही कह रहा था आपसे कि ये जो बड़े बड़े अधिकारियों को चुन चुन के मारा है, और इसमें देखिए एक्सप्लोसिव डिवाइस से मारा है या स्नाइपर फायर से मारा है, ये अभी इजराइल नहीं तय कर पाया है। और नहाल ब्रिगेड जो है इनकी आखिरी ब्रिगेड है जो बची हुई है, गिवाती तो वहां से छोड़ के जा चुकी। क्या हुआ है गिवाती ब्रिगेड का आज तक नहीं पता, कुछ आज तक क्लियर नहीं हुआ है कि गिवाती ब्रिगेड का क्या हुआ। उसके बाद देखिए जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा, ये अमेरिका में 50 स्टेट्स है, उसने कहा कनाडा भी 51st स्टेट बन जाए। और ट्रूडो ने आज ही रिजाइन किया, कैनेडियन जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है और जिसकी भारत से एक पूरा वो चल रही है, जिससे झगड़ा चल रहा है, आप लोग जानते हैं। तो वो ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा अमेरिका को ज्वाइन कर ले, जो ट्रेड डेफिसिट है कनाडा का वो हम बेयर कर लेंगे, कनाडा को फायदा ही फायदा है। अच्छा कनाडा देखिए कोई वैसे देश नहीं है वो यूएस का ही एक्सटेंशन, क्योंकि देखिए जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, तो यूएस तो इंडिपेंडेंट हो गई 1776 से लेके 1783 तक, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई उसमें इंडिपेंडेंट हो गई। कनाडा जो है वो उसके अंडर रहा ब्रिटिश क्राउन के। उसके बाद कनाडा को डोमिनियन स्टेटस दी गई। आज भी कनाडा की महारानी, अब तो महाराजा हैं चार्ल्स, तो कनाडा के जो राजा हैं वो चार्ल्स ही हैं, लेकिन कोई पावर नहीं है उनको वहां कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया की भी यही स्थिति है। तो कनाडा को ट्रंप मान लीजिए एक बार हजम कर जाए तो कोई उसमें समस्या नहीं है, बल्कि इसका जो दिमाग है, इसका
ट्रंप का जो इसके एडवाइजर मिडिल ईस्ट और ईरान की तरफ ठेलना चाह रहे हैं, उससे ये अलग भी हट सकता है। उसके बाद देखिए जो वेस्टर्न जबलिया में अल सफ्तवी जो जंक्शन है, वहां पर दो दो ये एक इजरायली व्हीकल और 2 इजरायली टैंक आज एकदम बगल बगल, और जो एक व्हीकल और टैंक है वो तो बिल्कुल एक पूरे निशाने पे एक गली से वो गुजर रहे हैं। पहले एक व्हीकल गुजरी, उसको मारा, दूसरी बार एक टैंक गुजरा, उसको मारा। तो अब समझना इसमें यह है कि वो अलग अलग दिन में हो रहा है, मतलब एक दिन उसी जगह एक व्हीकल को मारा, फिर वेट किया एक दिन पूरा पूरा 24 घंटा, उसके बाद वहां से, क्योंकि वो एक प्रिफर्ड रूट है जो इजराइल लेता है जबलिया में, जो इजरायली व्हीकल्स लेती, फिर जब इजरायली व्हीकल वहां से गुजरी तो और मारा। अब ये देखिए जो क्वालिटेटिव ऑपरेशंस है, उसके बाद उसी के बगल में एक और मरकबा टैंक आया, उसको भी मारा। और जो हमास ने हथियार यूज किए उसमें देखिए जो 155 मिलीमीटर M107A3, ये जो सीधे मारती है एंटी टैंक, ये एक बड़ा एक वो है। और शुआत EFP, अब शुआत EFP जो है वो और ज्यादा, मतलब वो जाके EFP का मतलब ये होता है कि वो अंदर जाके और ज्यादा फैलती है, ब्लास्ट करती है, और किसी भी आर्मर को वो पियर्स कर सकती है। फिर टैंडम 85 डुअल वॉरहेड जो शेल है वो तीसरे उसमें यूज किया, जहां जिसमें RPG ये रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद देखिए जो वेस्ट बैंक की स्थिति है, खासतौर पर अल फंदूक के हमले के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कई जगह गोली चलाई, कुछ फिलिस्तीनी घर जला दिए, कुछ ये कर दिया, लेकिन वहां की अपर हैंड वहां मिल गया। इस पूरी घटना से अपर हैंड मिल गया है। मोराल जो है वो बुरी तरह से घायल है। बहुत सारे इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनी गांवों पर हमला किया, कुछ उखाड़ नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। इसमें देखिए केवल एक जो फाइटर है इसका हमास का जेनिन बटालियन, तुलकरेम या जेनिन बटालियन का, उसको IDF से एक्सचेंज ऑफ फायर में वो मारा गया, लेकिन मतलब शहीद हुआ। और उसके साथ जो है, लेकिन जो बाकी लोग थे उन्होंने IDF को वहां से खदेड़ दिया। IDF को यह बात बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि IDF जो है, कल की घटना के बाद जो एक डिसाइसिव एक चेंज आ गया वेस्ट बैंक में और ऑफेंसिव ले लिया फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, तो अथॉरिटी और IDF दोनों पीछे इस समय हट रहे हैं, क्योंकि वो जो शूटिंग ऑपरेशन हुआ है, जिस तरीके से वो इजरायली एलीट को जो उन्होंने मारा है ना, वो बड़ी यूनिक एक स्ट्रेटजी है जिसको कोई अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिएगा कि उसी पे जाके बहस टिकेगी। उसके बाद देखिए जो US स्टेट ऑफ जो पहले US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अभी नहीं, माइक पॉम्पी, इन्होंने कहा है कि चाइना इज नंबर 1 थ्रेट टू द US। उसके बाद देखिए US कांग्रेस ने सर्टिफाई कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गया है, ये सर्टिफाई हो गया है। तो अब 20 जनवरी में उसको शपथ लेने में कोई उसमें अड़चन नहीं है। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि कुछ केसेस चल रहे थे, कुछ केसेस में सेंटेंसिंग होनी है 20 जनवरी के पहले, लेकिन जो कांग्रेस ने कहा है कि ऐसा कोई नहीं है, सेंटेंसिंग अगर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है ही, अगर कोई ऐसी एडवर्स सेंटेंसिंग होती भी है तब भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ये अमेरिका का एक बड़ा अजीब सा कानून है। उसके बाद हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, और जो जेनिन कैंप में जो आज की लड़ाइयाँ में, मैंने पहले बताया था वेस्ट बैंक में पूरे में, नाब्लस में, ट्यूबस में, तमूम में, कई जगह ऐसे लड़ाइयाँ हुई। जिन जिन जगहों पर इजरायली सेटलर्स ने हमले की कोशिश की, वहां पर उनको जवाब मिला उस तरह का, और फिलिस्तीनी जो जनता है वो बाहर निकल के आ गई। उसके बाद देखिए जो एक और खबर आई कि अब सीरिया के 30% वाटर रिसोर्सेज इजराइल कंट्रोल करता है। यह हालत है HTS सरकार की। 30% सीरिया का जो पानी है वो इजराइल कंट्रोल करता है। उसके बाद देखिए जो जॉर्डन का वाटर सप्लाई है वो 50% इजराइल कंट्रोल करता है, और जॉर्डन को तो इसने बाकायदा ब्लैकमेल कर करके पिछले कई सालों में पूरे वाटर रिसोर्सेज जो इजराइल से जॉर्डन फ्लो करते हैं या जॉर्डन से इजराइल फ्लो करते हैं, उनको भी ब्लॉक कर दिया, और उसके माध्यम से फिर 50% कंट्रोल कर लिया वाटर रिसोर्सेज पे। गाजा के भी वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की बहुत बड़ी वजह गाजा को नहीं छोड़ना ये भी है कि गाजा के वाटर रिसोर्सेज बहुत रिच है। जो समुद्र के पास है वो तो है ही, उसके अलावा अंडरग्राउंड भी, जबकि वो बीच है और एक मतलब
ऑब्वियसली समुद्र के पास का इलाका, वहाँ रेत होती है, लेकिन वो ऐसा कुछ दैवी उसका वो है कि उसके अंदर भी पानी काफ़ी है, तेल भी मिलने की संभावना है। और कभी इन लोगों ने अलाउ नहीं किया। भाई अभी तो सरकार बनी पहली बार फिलिस्तीनियों की 2006 में गाज़ा में, हमास की। उसके बाद हमास ने भाई उसको लड़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना था। तो लेकिन जो रिसोर्सेज हैं गाज़ा के और वेस्ट बैंक के, ये दोनों इनकी नज़र में है, मतलब हमास की नज़र में। ये पैलेस्टीन अथॉरिटी तो कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाई, हमास ने किया है। और हमास ने उस चीज़ को आगे भी, देखिए हमास जीतेगा और उसको वो और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए इजराइल आईडीएफ ने कई जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो कॉन्वॉयज थे, एक कॉन्वॉय पे खास तौर पे उन्होंने गोली चलाई, जिसको बड़ा एक मतलब हॉरिफिक इंसिडेंट कहा गया। उसके बाद देखिए जो यूएस पे डिपेंडेंस है इजराइल की, उसको कम करने के लिए जो एल्बिट सिस्टम है, जो इजराइल की अपनी एक फर्म है, जो कि मल्टीनेशनल फर्म है, हर जगह वो हथियार बनाती है, इंग्लैंड से लेके स्विट्जरलैंड से लेके स्वीडन, मतलब हर जगह उसके ऑफिसेज हैं, खासतौर पे यूरोप में। उससे $275 मिलियन का एक करार हुआ है और वो इजराइल को सप्लाई करेगा जो बम, एक्चुअली 83,000 एयर स्ट्राइक्स इजराइल अभी तक गाजा पे कर चुका है। लेबनान का इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑब्वियसली उसका म्यूनिशंस और उसके सारे जो बॉम्ब्स वगैरह है, उसकी कमी हो गई है। अमेरिका ने 22 बिलियन तक की एड, अभी तक 22 बिलियन डॉलर तक की एड, जो एड है वो इजराइल को दी है, लेकिन वो कम पड़ रही है। तो इसलिए देखिए एल्बिट सिस्टम से इन्होंने करार दिया कि तुम हमें सप्लाई करो। अब इधर इंटरनेशनली एल्बिट सिस्टम्स के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। इंग्लैंड में कई जगह उनकी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। लीड्स में देखिए एक बड़ा कांड हुआ। उसके बाद जो इंग्लैंड के, जो ये लंदन के बाहर जो एल्बिट सिस्टम की फैक्ट्री थी, वहाँ भी एक्टिविस्टों ने जो एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने हमला किया। अमेरिका में भी इस तरीके से हमला किया। तो कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं एल्बिट के भी खिलाफ। उसके बाद देखिए जो एक जो और देखिए एक बड़ी खबर आई कि जो इजराइल में जो नॉर्थ गाजा में जबलिया में जो जनरल्स प्लान था, जो ये प्लान था कि उसको नॉर्थ गाजा को एनेक्स कर लो, जो 18 किलोमीटर की स्ट्रिप है जिसमें नेत्जरीम कॉरिडोर है, उसको एनेक्स कर लो। तो वो जो जिस जनरल ने उसको प्रपोज किया था, ईलैंड, उसका नाम है EYLAN, ईलैंड, ये फॉर्मर जनरल है, इसका ये प्लान था और इस पर नेतन्याहू ने काम किया। लेकिन वो ये कह रहा है, खुद वो कह रहा है कि हम लोग फेल हो गए। हम लोग इसलिए फेल हो गए क्योंकि इजराइल ने केवल मिलिट्री प्रेशर से हमास को वहां मारने की कोशिश की, वहां से हटाने की, और वहां की जनता पे भी मिलिट्री प्रेशर डाला। और इसमें जो है कहीं ना कहीं ये होता है कि उसको जो अमेरिका देखता है कि हमास एक केवल आतंकवादी संगठन है, तो इजराइल ने भी उस तरह से देखना शुरू कर दिया। जबकि इजराइल को समझना चाहिए, ये कह रहा है इजरायली जनरल, ये पूर्व जनरल, इजराइल को यह समझना चाहिए था कि एक्चुअली हमास तो एक पूरा स्टेट रन करता था, स्टेट ऑफ गाजा, और उसको जो, और स्टेट ऑफ गाजा डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इजराइल। तो दो एक तरह से एनिमी देशों, अब देश वो है नहीं, लेकिन उसको, उसमें हुकूमत तो हमास की थी ना, जो इजराइल ने ही अलग किया। हमास ने उस पर तख्ता पलट किया था और उसको पूरा छीन लिया था। तो एक तरह से जो जैसे दो देशों में लड़ाई होती है, उस तरह से इजराइल को देखना चाहिए था। ऐसे वायलेशन नहीं करने चाहिए थे ह्यूमन राइट्स जो उसने किए। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकल, क्योंकि जब दो देशों में लड़ाई होती है तो किसी मुद्दे पे होती है, पॉलिटिकल सोल्यूशन उसका ढूंढा जाता है। तो इसने कहा कि पॉलिटिकल सोल्यूशन भी कोई आइडिया नहीं था नेतन्याहू को कि फाइनली जब वो जो कह रहा है कि हम होस्टेजेस को छुड़ाएंगे, हमास को खत्म करेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो फिलिस्तीनी जनता के सामने कोई रोड मैप नहीं रख पाया। और ये भी एक्सपेक्ट करता रहा कि फिलिस्तीनी जनता हमास का साथ ना दे, जबकि हमास वहां सत्ता में है। और फिर हमास ने दिखा दिया कि फिलिस्तीनी जनता किसके साथ है। नॉर्थ गाजा में जिस तरह की लड़ाइयाँ हुई, जिस तरह के संघर्ष हुए, उससे ये साफ हो गया कि फिलिस्तीनी जनता तो पूरी तरीके से हमास के साथ है। तो ये देखिए एक बड़ी चीज़ें जो आज हुई हैं। फिर उसके बाद अफ्रीका में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जिसको लेके मैं अलग से उस पर वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक थिएटर बनता जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो टेंशन थे, अभी देखिए
कुछ दिनों के लिए वो रुके हुए हैं, लेकिन वो टेंशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं और वो बने हुए हैं। और अमेरिका का उसमें एक मेरे ख्याल से ट्रंप जब 20 जनवरी को शपथ लेगा उसके बाद उस फ्रंट पे भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। तो ये देखिए आज की खबरें थी और आज का प्रसारण हम यही समाप्त करते हैं। कल देखिए, आशा है कि जो कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स लेके आपके बीच आएंगे और जो रात का राउंड अप है वो रेगुलर आएगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।